बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुरादनगर इलाके में एक शमशान घाट का लिंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। शमशान की छत गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि वहां मौजूद कई लोग अब भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद खौफनाक है। ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती है। मलबे के नीचे कई लोग पूरी तरह से दबे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तुरंत राहत और बचाव का काम जारी कर दिया गया है। मलबा इतना ज्यादा है कि उसको हटाने के लिए क्रेन तक बुलानी पड़ी है। लोगों ने भी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। खबर है कि अब तक 30 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने भी लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। जो लोग मलबे से निकल रहे हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई की अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 18 लोगों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक, जो विचलित भी कर सकती है। क्रेन की मदद से इस लिंटर को हटाया जा रहा है ताकि मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये बेहद अहम और बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये तस्वीरें। आदित्य प्रताप सिंह, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ की टीम के, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सर, ये बताएं कि इस वक्त जो वहां काम चल रहा है, कितने लोग अभी और दबे हो सकते हैं? कितनी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है? जी, अब लगभग यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चालू है और जेसीबी अपना काम कर रहा है, मलबा हटा रहा है और उसके साथ साथ हमारे जो डॉग स्क्वाड है वो उसको देख रहे हैं कि अगर कोई लाइव विक्टिम होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है या नहीं। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है, जो जल्दी ही खत्म होने की उम्मीद है। सर, क्या आशंका है, कितने लोग दबे हो सकते हैं जिस अंदाजे के मुताबिक यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो? जी, एनडीआरएफ की टीम को जैसे इंफॉर्मेशन मिली है उसके पहुंचने के बाद से हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं और उससे पहले भी राहत और बचाव का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा था और कितने उनके द्वारा निकाले गए उसका अभी तक कंफर्मेशन सही नहीं मिल पा रही है, जो जिला प्रशासन से कंफर्म की जा सकती है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद 3 डेड बॉडीज रिकवर करी गई थी और अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। हम तक जो अभी जानकारी पहुंची है, 18 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है सर, वो भी बेहद खौफनाक है। क्या एक अंदाजा आपको है कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो सकेगा, मलबा हटाया जा सकेगा? जी, मलबा हटाने का काम जारी है। मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी काम कर रहे हैं और हमारे रेस्क्यूअर्स भी मैनुअल तरीकों से भी मलबे को हटा रहे हैं और जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि कब कितना काम हो चुका है। एनडीआरएफ के जवान भी पूरी मुस्तैदी से यहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। सर, क्या पता चल पाया कि आखिर किस लिए यह हादसा हुआ होगा? कुछ प्राथमिक जानकारी जो आप तक पहुंची हो? देखिए, हम एक रेस्क्यूअर्स हैं, एनडीआरएफ एक रेस्क्यू एजेंसी है। हमारा मेन फोकस रेस्क्यू ऑपरेशंस पर रहता है। उसके कारणों, किस कारण से हुआ, तो वो उसका जानने का ना हमें मौका मिल पाता है और ना वो हमारा मैंडेट होता है, तो हम आते ही तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट जाते हैं। शुक्रिया सर। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, लेकिन ये खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। क्या रिएक्शन उनका है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। बारिश वगैरह होने लगी, वो लोग यहाँ पर एक निर्माण कार्य हुआ था, उसके नीचे हम लोग आ गए और ये बताते हैं कि वो एकाएक वो छत उसकी गिर गई
और उसमें अभी प्राइम उद्देश्य हम लोग का है कि एनडीआरएफ की टीम को डाली गई है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुँचा। लगभग कितने लोग आए थे सर? ये संख्या की भी कोई जानकारी नहीं कि मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि ये आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा चल रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको पहले निकालें। तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये कहना है कि प्राथमिकता ये है कि जो लोग दबे हैं उन्हें निकाला जाए, अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उपचार उन्हें मिल सके। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या ताजा हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं? ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? और जी देखिए प्रशांत, लगातार एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई हैं और पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। और कोशिश ये है कि अब कोई और शव मलबे से ना निकले। ये इसी प्रयास में लगातार एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां हैं, जिला प्रशासन पूरा मौके पर आ चुका है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने इसमें सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए और दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो घायल है उन्हें उपचार दिया जाए। तो जाहिर तौर पर इसमें अब ये देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही थी। जिस तरह से शमशान घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने कई दर्जन लोग पहुंचे थे और जिस तरह से लगातार आज बारिश हो रही थी दिल्ली एनसीआर में, उसमें वो एक छत के नीचे। आनंद बने रहे। अमित राणा हमारे सहयोगी हादसे वाली जगह पर मौजूद है, वो ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू करके जिन लोगों को निकाला गया, तकरीबन 35 लोग बताए जा रहे थे, जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है। तो तकरीबन 17-18 लोग ऐसे और हैं जिनका कि अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कि 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और तमाम लोग यहीं पर आए थे, अंतिम संस्कार में आए थे। और यहाँ पर क्योंकि सुबह से ही दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही, तो ऐसे में जो लेंटर यहाँ डला हुआ था, 4 पिलर पे वो लेंटर डला हुआ था, उस लेंटर के लिए तमाम वो लोग खड़े हुए थे। लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण और ये नवनिर्मित जो लेंटर था ये नवनिर्मित था और एक भड़बड़ा कर गिरा, जिसके भीतर ये तकरीबन 30 से 35 लोग दब गए और रेस्क्यू के तमाम लोगों को निकाल तो लिया गया, लेकिन अस्पताल में 18 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी होगी, जबकि 10 की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। अमित, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये बेहद खौफनाक है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी भी इसी जगह पर मौजूद हैं जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी दबे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी दबे हो सकते हैं आनंद? और जी देखिए जिस तरह से अमित बता रहे हैं कि बारिश काफी हो रही थी और ये दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और वहां पर कई दर्जन लोग जो हैं वो अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। चूंकि कोविड गाइडलाइन भी चल रही है तो अंतिम संस्कार के लिए भी एक तय सीमा होती है, तो उसी के मुताबिक वहां पर अंतिम संस्कार में लोग पहुंचे थे। और जब अचानक से और तेज बारिश हुई मुरादनगर में उस शमशान घाट के आसपास के एरिया में और वहां पर शमशान घाट पर, तो उसी जो नवनिर्मित जो लेंटर था उसके नीचे पानी से बचने के लिए तमाम लोग खड़े हुए थे और उसी दौरान अचानक से ये जो लेंटर है वो गिरा है और उसमें दर्दनाक 18 लोगों की मौत हो गई है। अब इसमें जाहिर तौर पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो आईजी मेरठ है वो मौके पे मौजूद है, एसएसपी और एसपी सिटी और तमाम जो दूसरे अधिकारी वो मौके पे मौजूद है। इसमें देखा जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही थी, क्या जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो किस क्वालिटी का था, किस लोगों को टेंडर दिया गया था, किसके अंडर में शमशान घाट का जो ये पूरा परिसर, ये जो लैंड है किसके अंडर में आता है, किसकी जवाबदेही होती है। लेकिन ये बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं आनंद। जो पीड़ित परिजन हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस हादसे के बारे में, दर्शकों को उनकी भी वानगी ये सुनाते हैं। यहाँ पे जब हमारे बाबा जी गुजर गए थे तो हम उसे यहाँ ले गए थे, हमने सीधे वहाँ ले गए थे अग्नि अस्पताल में, ठीक है। वहाँ पर अग्नि दाग लगा के जब वो आए तो हमने ये कहा था, पंडित जी से ये बोला था पंडित जी यही लगा लो, तो पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होएगा पूजा वूजा हैं। तो एकदम मैं तो वही था आगे जहाँ हमारे बाबा जी आगे वो कर रहे थे अग्नि, ठीक है। वहाँ से आया तो एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ बड़, तो एकदम वो छत गिरी तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। कितने लोग थे आप लोग? हम ये बल्कि मतलब काफ़ी थे हम। कहाँ से आए थे आप? हम ये डिफेंस कॉलोनी से। क्या कोई डेथ हो गई थी? हमारे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे, हमारे पापा जी के मामा। कितने लोग दबे? आतंक कितने लोगों की? ज़्यादा ही थे, ज़्यादा ही थे। आप मौके पर थे तब? हाँ, जब मौके पे था मैं वहीं। तो आपके परिचित दबे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे ताऊ का लड़का दबा हुआ है, मेरे चाचा थे सगे चाचा, वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पे चोट आई, वो बच गए। चश्मदीद जो वहां मौके पर मौजूद थे वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। आनंद, कितनी देर और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है? कितनी बड़ी तादाद में मलबा यहां पर बिखरा हुआ है? जी देखिए प्रशांत, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इस पर
जो टिप्पणी है वो कर सकता है, लेकिन जो हालात है उसके मुताबिक अभी लगता है कि करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त और लगेगा जब स्थिति को नियंत्रण में वहां पर किया जाएगा। और फाइनल जो कॉल है वो एनडीआरएफ लेगी कि अब मलबे में कोई भी शख्स नहीं दबा, क्योंकि एक एक्सपर्ट एक यूनिट है एनडीआरएफ। तब जब भी कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है तो एनडीआरएफ की टीमें ही वहां पर पहुंचकर हर तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है, और उनके पास उस तरह की एक्सपर्टीज और ट्रेंड जो कमांडोज और जो उनके कर्मचारी अधिकारी है वो होते हैं। तो वो तमाम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई भी शख्स मलबे में बचा ना मिले, और कोशिश ये है कि अगर कोई शख्स अगर मलबे में दबा और उसकी हालत अगर उसकी जान बचाई जा सकती है तो उसे तुरंत मेडिकल उपचार किया जाए। उसको लेकर कई एम्बुलेंस जो है वो भी मौके पे खड़ी हुई हैं, और जिस तरह से सीएम ने खुद आदेश दिए हैं कि जो घायल हैं या जो गंभीर घायल हैं उनका उचित और बेहतर इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जो मौत का आंकड़ा है वो ज्यादा ना बढ़ पाए इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके, और यही एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट जो न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दे रहे थे। वहीं साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गाजियाबाद में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए राजनाथ सिंह ने लिखा, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिर जाने पर कई लोगों की मृत्यु के कारण समाचार से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हादसे में घायल हुए लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होने की भी उम्मीद जताई गई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी यहीं मौके पर मौजूद हैं। आनंद, जो चश्मदीदों से आपकी बातचीत हो पा रही है, ये अभी अभी बनी एक निर्माणाधीन चीज ही थी, क्या काम कंप्लीट हो चुका था, और क्या प्राथमिक तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है? जी देखिए प्रशांत, ये नवनिर्मित ये एक शमशान घाट का, और जैसा बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम बीच बीच में लगातार शमशान घाट पर हो रहा था, लेकिन जिस तरह से निर्मित ये लेंटर का 4 पिलर पे टिका हुआ था, और जिस तरह से ताबड़तोड़ आज मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर, जाहिर तौर पर एक ये बड़ी वजह बनी है बारिश की, जिसके चलते वो अचानक से ढह गया और लेंटर गिर गया। और उसके नीचे जो बारिश से बचने के लिए तमाम शमशान घाट में पहुंचे हुए बुजुर्ग सर थे जिनकी मौत हो गई थी, उनके तमाम लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। जो करीबन 15 ऐसे लोग हैं जिन्हें भी चोटें लगी है, जिनका अलग अलग मुरादनगर और गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स के पैनल है पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बेहतर उपचार दिया जाए, ताकि जो मौत का आंकड़ा है वो ना बढ़ पाए। वहीं एनडीआरएफ, जिला प्रशासन लगातार मौके पे मौजूद है, पुलिस मौके पे मौजूद है। इसमें जाहिर तौर पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज करेगी लापरवाही का, कि किसकी नेग्लिजेंसी थी, किसकी लापरवाही थी, किसके अंडर में ये शमशान घाट का रखरखाव आता है, किन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें क्या नियम है जिनको पूरा पालन करना होगा, और कहीं अगर किस तरह का मटेरियल यूज हुआ, ये तमाम चीजों को देखते हुए इसमें गाजियाबाद पुलिस जो है वो मुकदमा भी दर्ज करेगी। और आने वाले वक्त में इसमें देखा जाएगा कि किन किन लोगों की लापरवाही से इतना बड़ा ये हादसा हुआ। लेकिन एक बारिश बड़ी वजह बनी है, जिस तरह से मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई थी, और उसके बाद एक जिस तरह से एक गमी में एक अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने पहुंचे थे, और वहां पर एक दोहरी मार लगी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस शख्स के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, उनके परिवार के लोग भी इस घटना में चपेट में आए हैं, जो घायल हुए हैं। तो एक दुखद ये खबर है, और उसको लेके कई लोगों के अंदर काफी ज्यादा वहां पर वो आहत भी है, उस परिवार के लोग और जो उस अंतिम संस्कार में आसपास के लोग शामिल होने पहुंचे थे। ये बहुत बड़ी दुर्घटना, हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली से ही लगा उत्तर प्रदेश का इलाका गाजियाबाद का, जहां पर शमशान भूमि में नवनिर्मित एक छत गिर गई है, और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अब भी इसमें दबे हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार यहां पर अब आदेश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब की गई है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ। लेकिन दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है, ये प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आनंद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बेहद खौफनाक ये तस्वीर। हादसा होते ही आसपास के लोगों ने सबसे पहले राहत का काम शुरू किया है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोगों को बचाने की कोशिश तेजी से की गई। एनडीआरएफ की टीम भी यहां पहुंची है। कौन कौन से और ऐसे महकमे हैं जो लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं? जी
जी देखिए, एनडीआरएफ है, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, गाजियाबाद पुलिस है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को वहां पर तलब किया गया है कि वो मौके पहुंचे और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, किसी भी शहर या छोटे जिले कस्बे में जो शमशान घाट होता है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही प्रशांत होती है। और जाहिर तौर पर इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही या उनकी क्या भूमिका थी इसकी जांच भी की जाएगी। और इसी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों की भी लापरवाही बनेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल आने वाले वक्त में जिस तरह से पुलिस अपनी जांच करेगी उसमें देखना होगा कि किन लोगों को के ऊपर जिम्मेदारी थी इसके रखरखाव की शमशान घाट के, और वहां पे जिस तरह से ये निर्माण हुआ था, नवनिर्मित निर्माण हुआ था, उसमें कहाँ लापरवाही हुई है, क्या पूरे नॉर्म फॉलो नहीं किए गए थे जिसको चलते इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। आज ये तमाम चीजों को जांचा जाएगा, उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों की भी इसमें जवाब आनंद बने रहे। हादसे वाली जगह पर अमित राणा हमारे सहयोगी ताजा जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। अमित, हो रही थी, ऐसे में जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आए थे इस लेंटर के जी, और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। जो बताया गया, एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन यहां पर पहुंचे हुए थे। अंतिम संस्कार हो ही रहा था कि बरसात शुरू हो गई और इसी शमशान भूमि पर एक छत बनाई गई थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें बारिश से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए जो अपने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। लेकिन बारिश के बीच ही ये छत भी गिर गई और इसमें 18 लोगों की दबकर मौत हो गई है। कई लोग अब भी दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। लेकिन देश में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अब हरी झंडी दे दी है, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड शामिल है। पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए देश के लोगों को बधाई दी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ओर एक बड़ा कदम बताया है। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को यह कामयाबी रास नहीं आई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने तो देश में बनी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर ही अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन के सुरक्षित होने पर ही सवालिया निशान लगा दिए। हालांकि DCGI ने कोवैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित करार दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े कर दिए और ट्वीट किया, कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, इसको समय से पहले मंजूरी दी गई है जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें, ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्वीट करते हुए ये आशंका जाहिर की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने और कांग्रेस पार्टी भी इस पर आशंका जाहिर कर रही है और उसी कड़ी में शशि थरूर ने यह आशंका जाहिर की है। ऐसे में जबकि देश में ही अब 2 वैक्सीन के आने पर लोगों में खुशी की लहर है, वैज्ञानिकों को बधाई दी जा रही है, ऐसे में इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कांग्रेस नेता। हमारे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित पांडे भी। नीरज, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर सवाल खड़े करते हैं तो किस तरह की आशंका, क्योंकि जवाब वो सीधे देश के स्वास्थ्य मंत्री से मांग रहे हैं। नीरज, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जो सवाल खड़े किए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कि ये कितनी सुरक्षित है, आशंका उन्होंने जाहिर की है और अब जवाब वो देश के स्वास्थ्य मंत्री से मांग रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता न सिर्फ शशि थरूर ने बल्कि जयराम रमेश, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने सवाल का जवाब मांगा है कि जब तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है तो उस पर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन का जो अनुमति मिली है उसका स्वागत किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग लाइन होती है, नेताओं की व्यक्तिगत राय भी होती है और जब तक कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक राय पहुंचती है लोगों तक, तब तक कई नेता बयान दे चुके होते हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम लोग सुन रहे थे कि कैसे राशि दलवी ने जो बयान दिया है अखिलेश यादव पे, पार्टी ने आधिकारिक तौर पे इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन
राशिद अल्वी का बयान अपने आप में कहीं न कहीं अखिलेश यादव के उस बयान को डिफेंड करता है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की वैक्सीन है। पीएल पुनिया अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं कि यह बयान ठीक नहीं है। तो अलग अलग राय है, लेकिन जब तक आधिकारिक राय आती है तब तक देर हो चुका होता है और किरकिरी हो चुकी होती है। तो इस मामले में भी अब से थोड़ी देर पहले जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला ने बयान तो दिया है, लेकिन उससे पहले जो बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए वो सवाल पैदा करते हैं। और शशि थरूर का बयान देखे या फिर जयराम रमेश का, उन्होंने तो कोवैक्सीन पर ही सवाल खड़ा किया है, जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि इसकी अनुमति देश के लिए गर्व की बात। ये सफाई भी हो सकती है उनकी तरफ से, और अब ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर एक राय नहीं है। ऐसे में जबकि वैक्सीन आने पर देश भर में स्वागत हो रहा है, बधाइयां दी जा रही है, कांग्रेस नेताओं में एक राय नहीं है, कुछ इस पर सीधे आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देश में बनी वैक्सीन के विरोध पर बीजेपी ने अब कांग्रेस और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, हमेशा निंदा करने को तैयार रहने वाले जयराम, थरूर और अखिलेश अपना असली व्यवहार दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे सैनिकों की वीरता पर सवाल उठाए, अब वो इस बात से दुखी हैं कि जिन 2 वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है वो भारत में बनी है। साफ तौर पर वे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। ट्वीट कर अब बीजेपी नेता की ओर से यह पलटवार किया गया। लेकिन बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने वैक्सीन के विरोध को विपक्ष का दिवालियापन करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कोरोना की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है वो असाधारण नेतृत्व का जीता जागता उदाहरण है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष वैक्सीन को भी राजनीतिक रंग देने का ओछा व्यवहार कर रहा है। क्या ये इसके दिवालियेपन का परिचायक नहीं है? ट्वीट कर बीजेपी नेता का एक और हमला विरोधियों पर। बीजेपी ने शशि थरूर और विपक्ष के बयान को वैज्ञानिकों का अपमान करार दे दिया है और यहां तक कि अब उनसे माफी की भी मांग की गई है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ये साइंटिस्ट देश के लिए चिंतित नहीं है? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये माफी मांगे वैज्ञानिकों का ये अपमान है, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि ये कितनी उचित है वैक्सीन जो तैयार की गई है। जवाब स्वास्थ्य मंत्री से मांगा जा रहा है। अमित, देश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ ऐसी बात इन्हें बता पा रहे हैं कि इनकी शंका का समाधान हो, क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाने की भी बात कर रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता? देखिए, यहाँ पर जब से वैक्सीन के बारे में अनाउंसमेंट हुआ आज सुबह से, भारत की सर्वोच्च संस्था जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने ये अनाउंसमेंट किया और सारे वैज्ञानिक मापदंड थे वो गिनाए गए हैं एक एक तरीके से। और अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कल इसके आगे कैसे देश में रोल आउट होगी, मतलब कैसे जारी होगी वैक्सीन, ये दिशा निर्देश जारी करेगा। पीएम पहले ही ट्वीट कर चुके हैं। तो मतलब साफ है कि पूरी प्रक्रिया के पीछे एक पुख्ता रिसर्च है, एक सोच है और एक प्लान है, और उसी को लेकर सारे जो बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से ट्वीट किया जा रहा है, बयान आ रहा है। अब जहां तक कि विपक्ष की बात है, तो विपक्ष की ओर से ऐसे बयान आए हैं, और जाहिर सी बात है जब विपक्ष की ओर से ऐसे बयान आए हैं तो अब विपक्ष के ऊपर एक बार फिर सत्ता पक्ष और सरकार हमलावर हो रहा है, क्योंकि इससे वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर, सिस्टम पर, वैक्सीन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे पहले तो अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था, लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं में एक राय नहीं है, कई कांग्रेस नेता इस पर शक जाहिर कर रहे हैं, कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं। मतलब क्या किया जाए इस वैक्सीन के साथ, किस तरह से स्वागत हो, कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। लेकिन एक और देश में नए साल पर 2-2 वैक्सीन आने पर खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष की ओर से वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें अखिलेश ने वैक्सीन को लगवाने से ही साफ इनकार कर दिया था और इसे बीजेपी का वैक्सीन करार दिया था। जिस तरीके से लगातार सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है, उनके खिलाफ मुकदमे चला रही है, चिदम्बरम 3 महीने के अंदर
4 महीने तक जेलों में रहे हैं, हुड्डा को रोज़ सीबीआई जाना पड़ता है। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का वैक्सीन बताकर लगाने से ही इनकार कर दिया। तो वैक्सीन पर दिए गए अपने इस बयान पर अखिलेश यादव जब घिरते दिखाई दिए तो समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई के लिए भी नेता सामने आए। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को सबसे पहले टीका लगवाने की नसीहत दे दी। देखिए, जो वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, हम लोगों को अपने देश के वैज्ञानिकों पर, साइंटिस्टों पर, डॉक्टरों पर गर्व है और हमें उम्मीद है कि इस वैक्सीन को अनुमति भी मिल गई है, परमिशन मिल गई है और ये वैक्सीन सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को लगवाएंगे, अपनी पूरी कैबिनेट को लगवाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो इसकी शुरुआत खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। जबकि यह भी तय कर दिया गया है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं उन्हें ही सबसे पहले यह वैक्सीन लगाई जाने वाली है और परीक्षण इसका हो चुका है एक लंबी रिसर्च के बाद। लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन का विरोध करने पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों पर तो भरोसा रखें। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है, तो वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए, न कि देश के वैज्ञानिकों को पूरे दुनिया में बदनाम करने का कोशिश करें। आज ये आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया कोविड से लड़ने के लिए, आज दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन पर काम किया है, भारत ने भी काम किया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय। ये समझ में नहीं आता, चाइना हिंदुस्तान हो तो कांग्रेस को दिक्कत, कोई कहता मैं नहीं कोविड लगाऊंगा वैक्सीन, तरह तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना, और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे जिन्होंने दिन रात इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए तपस्या किया। एक तप करके एक वैक्सीन तैयार हुई और उस वैक्सीन को आप एक नाम दे दें कि वो बीजेपी का वैक्सीन है, इससे इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। ये उनका विषय है, हम या गवर्नमेंट पूरी तौर पर ये करती है। अगर कोई कहीं विचार दूषित लेकर के चलता हो तो दूषित विचार हम थोड़ा दूर कर सकते हैं, उसका विचार वैसे ही रहेगा, लेकर के अपना चला, सबको चलना है, लेकिन हम लोग सात्विक विचार से चलेंगे और सात्विक विचार के आधार पर सभी को जोड़ने का, सबका साथ सबका विकास पर चलेंगे। अब वैक्सीन को लेकर के भी सियासी बयानात होने लगे, आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। नीरज और अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कांग्रेस के नेता लगता है तय नहीं कर पाए वैक्सीन का स्वागत करना है या अभी भी शक जाहिर करना है। क्या कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है आई इस वैक्सीन पर जिसमें देश में खुशी की लहर है? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले की बात बताता हूं प्रस्थान की, जब कांग्रेस का आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गौरव वल्लभ बात कर रहे थे मीडिया से, तब उनका साफ कहना था कि सारे प्रोटोकॉल का पालन करके सबको फ्री में वैक्सीन सुनिश्चित की जाए। उसके थोड़ी देर बाद यानी 5 से 10 मिनट के बाद रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आता है और जिसमें वो कहते हैं कि कोवैक्सीन का स्वागत करते हैं। तो आधिकारिक मंच तो दोनों है, दोनों नेता प्रमुख है। एक तरफ से आधिकारिक मंच से बयान दिया गया और दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला तो मीडिया के इंचार्ज हैं। तो ऐसे में दोनों बयान आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार
एक लाइन लेने में कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देर होती है। और ऐसे मसले पर जो कि जन कल्याण से जुड़ा मसला है, जब ऐसे मसलों पर देर होती है तो पार्टी को, और जब ऐसे मसलों पर देर होती है तो बीजेपी को एक बार फिर मौका मिलता है, और यही हो भी रहा है। अमित, बीजेपी की ओर से अब क्या कहा जा रहा है? खासतौर पर जवाब स्वास्थ्य मंत्री से मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इनकी शंका का समाधान हो, कोई ठोस बात कही गई अब उनके लिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें कही जाएंगी तो बीजेपी का एक बार फिर विपक्ष के ऊपर सवाल उठाना लाजमी है। और जैसा चीन के मसले पर, लद्दाख के मसले पर और पुलवामा के मसले पर हुआ था, अब उसका उदाहरण देकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अब दोबारा इस जन कल्याण के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। तो एक और मौका मिल गया है इसमें, जो कांग्रेस की अपरिपक्वता है ये, और इसीलिए बार बार कांग्रेस घिर जाती है अपने नेताओं के इस बयान के जरिए ही। लेकिन फिर डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में कुछ नेता भी उभर कर आते हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने वैक्सीन पर अखिलेश के बयान को गलत करार दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान पर हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि वैक्सीन बीजेपी की है। क्या वैक्सीन भी किसी पार्टी की होती है? देखिए, जो वैक्सीन इंजीनियर्स ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है, और बड़ी मेहनत करके जो हमने टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, और केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में नहीं बना है, ये हमारी लेबोरेटरीज में बना है, साइंसदानों के देखरेख में बना है। तो इसलिए उसके ऊपर संदेह करना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह से उपयुक्त है। हाँ, जो अखिलेश यादव जी ने दूसरा सवाल उठाया कि सभी को मुफ्त मिलना चाहिए। सरकार पहले कहती रही कि पंजाब, वहाँ हर बिहार में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। अब वो केवल जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं कोविड के, उन तक है। तो ये अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वो सबको मुफ्त देने के वायदा कब करेंगे। तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी वैक्सीन पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश जी के इस बयान से सहमत नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये कोई पॉलिटिकल इशू जो है नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया ये जो कोरोना की शिकार है, सब लोग त्रस्त हैं। बड़े बड़े देश, ताकतवर देश जिनको माना जाता था अमेरिका को, अमेरिका की हालत जो है खराब है। तो ये वैक्सीन जो है लगातार एक वैज्ञानिक शोध के बाद जो है तैयार होता है। इसका ट्रायल करने का एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसके बाद उसको मनुष्य पर इस्तेमाल करने की इजाजत जो है मिलती है। इसके बाद शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी वैक्सीन पर हो रही राजनीति को गलत करार दिया है। माननीय अखिलेश जी को मैं सलाह देने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। वैक्सीन कोई बीजेपी की नहीं होती है। वैक्सीन जन की हित को लेकर लाई गई है, स्वास्थ्य को लेकर लाई है, और उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। आज आप देखते हो कोरोना पूरे विश्व में उसने समाया। अब हर सरकार, हर राज्य, हर राष्ट्र उसके पीछे पड़ा है। अब कोई आशा किरण देख रहा है, अभी भी 100% उसके ऊपर किसी का भी बयान नहीं आया है। देश के वैज्ञानिकों की पिछले कई महीनों से जारी दिन रात की मेहनत के बाद आज वो दिन आ गया जब हमारे सामने एक ऐसी खबर आई है जिसने पिछले करीब 1 साल से दहशत के साए में जी रहे लोगों को एक बड़ी राहत दी है। कोरोना के सामने आने के बाद से ही इस खबर की सभी को बेसब्री से इंतजार था। दुनिया के तमाम देश इस वैक्सीन के लिए कुछ चुनिंदा देशों की मेहरबानी पर निर्भर हैं, तो वहीं भारत ने एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जबकि डीसीजीआई ने तीसरे वैक्सीन को भी अंतिम चरण के ट्रायल के लिए अब इजाजत दे दी है। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All
the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। एसआई और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ साथ सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और वैज्ञानिकों को बधाई। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है ट्वीट करते हुए, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, DCGI ने SII और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए हमारे प्रतिभाशाली और मेहनती वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। पीएम मोदी को कोरोना मुक्त भारत की दिशा में कोशिश करने के लिए बधाई। गृह मंत्री ने भी पीएम मोदी और वैज्ञानिकों को बधाई दी। जावेद बंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, ऐसे में जबकि देश भर में बधाइयां दी जा रही है वैज्ञानिकों को अब इस कोविड वैक्सीन के लिए, ऐसे में राजनीतिक दल कुछ आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। जिन लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है, ऐसे सियासी बयानात को लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये राय उन लोगों की जानना बेहद ज़रूरी है जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी। आम लोग इस वक्त कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैक्सीन को आज मंजूरी मिली है, 2 वैक्सीन को। ये कितना बड़ा दिन है ये बताइए आप। ये बहुत बड़ा दिन है सर इंडिया के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा दिन है। इससे जितनी हमारी जो जिंदगी रुकी पड़ी थी, हाँ, फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी किए हैं वो सही किए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये बीजेपी पार्टी लाए हैं, ये अखिलेश यादव है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए कितना जरूरी है वैक्सीन? अब जब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, कितना बड़ा दिन है? और जो पॉलिटिकल पार्टी सवाल खड़े कर रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इंडिया में करीब 100 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव हुए थे, जिसमें से 97 लाख के आसपास रिकवर हुए और 1.5 लाख के आसपास जो है डेथ हुई है। ये डेथ रेट बहुत कम है यदि हम बाकी कंट्री से कंपैरेटिव करें, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। अब हमारी वैक्सीन को 2 वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए क्या है कि ये इंडिया के लोगों के लिए गौरव की बात है। जो अभी भी डेथ परसेंटेज गौरव की बात है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि वैक्सीन को मंजूरी मिली है 2 वैक्सीन को, कितना बड़ा दिन है आज? बहुत बड़ा दिन है ये। अच्छा, ऐतिहासिक खुश दिन हैं आप? है। हाँ, बहुत खुश देखिए, हैं। लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐतिहासिक ये दिन है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की परेशानियां लोगों ने झेली, आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, अब वो लम्हा वो भी देखेंगे जब वैक्सीन लगना शुरू होंगी लोगों को। जी, और उसका बेसब्री से इंतजार भी था। आज खुशी की भी लहर है, लोग बधाइयां दे रहे हैं, वैज्ञानिकों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां के उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है
कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब हम उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। सीएम योगी वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, लेकिन कनॉट प्लेस में दिल्ली के बेहद खास जगह पर हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी मौजूद हैं तमाम लोगों के बीच। जावेद, लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दलों ने आशंका जाहिर की और उन्होंने कहा कि सीएम योगी पीएम मोदी खुद लगवाएं पहले तो और अपने कैबिनेट को लगवाएं, उसके बाद हम भरोसा कर पाएंगे कि इसे लगवाना चाहिए। क्या लोगों के मन में वाकई कुछ इस तरह की आशंका है? बात करें और बताएं उनकी मन में क्या चल रहा है। देखिए बिल्कुल लोग इस पर क्या कह रहे हैं वो हम लगातार यहाँ लोगों की बात सुनवा रहे हैं। कनॉट प्लेस में कुछ लोग हैं हमारे साथ। मैम, कोरोना वैक्सीन सामने आ गई हैं, उनकी मंजूरी मिल गई है, लेकिन राजनीतिक दल आशंकाएं जता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले सीएम योगी लगवाएं, पीएम मोदी अपनी कैबिनेट को लगवाएं। आपको कोई संशय है, कोई शक है वैक्सीन पर? ये तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना इनका काम है, लेकिन अगर वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जो आम पब्लिक है या कोई भी है तो उसको थोड़ा सा भय खत्म होगा। बट बिल्कुल देखिए लोग यहाँ अपनी राय रख रहे हैं कि जी, और लगातार लोग तो खुशी ही जाहिर कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन कोरोना से चल रही जंग के बीच आज एक बड़ी खुशखबरी मिली है। साल शुरू होते ही भारत में एक स्वदेशी और एक विदेशी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी मिलने के बाद आज डीजीसीआई ने भी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद देश के पास अपनी एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन आ चुकी है। आ गई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना को हराने वाली 2 वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना पर खुशियों का डबल डोज। भारत में अब हारेगा कोरोना। ऐसा लगता है जैसे 2021 देश के लिए खुशियों की सौगात के साथ आया है। साल के पहले 2 दिनों में ही वैक्सीन की खबर ने खुशी दे दी, तो अब तीसरे दिन देश को अपनी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन मिल गई है। इस खुशी का ऐलान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने मीडिया के सामने आकर किया और अब भारत को कोरोना की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने का ऐलान किया। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एसआईआई की कोविशील्ड दोनों को ही मंजूरी दे दी है और बताया कि ये टीका 2 डोज में लगाया जाएगा। इसके लिए खास परिस्थितियों में निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि तीसरी वैक्सीन की भी तैयारी है, जिसका 2 फेज में ट्रायल पूरा हो चुका है और अब डीजीसीआई ने इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी कुछ ही समय बाद कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी भारत के पास होगी। जल्द ही वैक्सीन को सेंटर तक पहुँचाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो एक डर जहन में था, लोग मार्केट आने से बच रहे थे, उसके बाद वैक्सीन के बाद लोग निकलेंगे, काम धंधे पटरी पर लौटेंगे और जो सबसे अहम चीज है वो ये कि सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर पैदा होगी। जी,
वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास कोरोना की वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें भारत सबसे आगे है। यही वजह है कि WHO ने भी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की पहली वैक्सीन मिलने पर बधाई दी है और इसे कोरोना से जंग में भारत का बड़ा योगदान बताया है। वहीं कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले राज्यों में शामिल दिल्ली के लिए भी ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस वैक्सीन के कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार होने का दावा पहले ही किया जा चुका है। पता लगा है कि इन भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दोनों को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ करने के लिए परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नंबर 1 पर होगा, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो सबसे पहले जिसकी तैयारी की गई है, फर्स्ट फेज़ के अंदर हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना को मात। देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी बधाई दी और भारत में बनी वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए लिखा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। SII और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DGCI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोरोना मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। करीब 10 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना की महामारी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और लोग इसे किसी त्योहार से कम नहीं मान रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, तो अब एक न्यू होप आया है, न्यू इंडिया न्यू होप, कि जैसे WHO में भी हमारी बहुत सराहना होगी कि 2 वैक्सीन हमने तैयार की है और इतने ह्यूज पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं वैक्सीन आ रही है और सबका टीकाकरण होगा वैक्सीन से। ठीक है, कोरोना से बहुत जल्दी मुफ्त मिलेगी। जैसा हमारा इंडिया पहले था पैसा ही हो जाएगा, फिर से हम फिर से क्या कहते हैं बाहर अपना आना जाना करेंगे। भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें से पहली है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बना रही है, जिसे कई लेवल के ट्रायल से गुजरने और कई मानकों पर खरी उतरने के बाद मंजूरी दी गई है। जबकि दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में इसे बनाने का काम SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जा रहा है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। कोरोना पर वार की तैयारी। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 6 से 8 महीनों में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का अभियान शुरू किया जाएगा और इसके पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। एक दिन पहले ही इसकी तैयारियों का ड्राई रन के जरिए जायजा लिया जा चुका है। बस इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए अभियान के शुरू होने का, जिस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है।